हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 6th क्लास सोशल साइंस के सेकंड चैप्टर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का। और हम थे पेज नंबर 31 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है ओशियंस, महासागर। सो ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन पेज 32, पेज नंबर 32 पर फिगर 2.3 में आपको एक वर्ल्ड मैप गिवन है शोइंग द 5 ओशियंस, जिसमें 5 ओशियंस महासागरों को देयर कन्वेंशनल बाउंड्रीज, उनकी कन्वेंशनल बाउंड्रीज को। कन्वेंशनल का मतलब होता है कोई चीज जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसे लोगों ने मान लिया है, समथिंग दैट इज अग्रीड अपॉन बाय द पीपल और एक्सेप्टेड बाय द पीपल। कहने का मतलब है ऐसी कोई बाउंड्रीज ओशियंस के बीच में रियल में नहीं है। ये कार्टोग्राफर्स ने, जो मैप बनाने वाले हैं, उन्होंने, कि मैप रीडिंग आसान हो जाए, इजीली मैप को अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके लिए ये बाउंड्रीज बना दी है जिसे सभी लोगों ने माना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में ये एक लाइन है। तो ऐसा नहीं है कि नेचर ने कोई वाटर के बीच में बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्रीज सिर्फ मैप के ऊपर है। ओके, तो इसमें 5 ओशियंस को, उनकी जो कन्वेंशनल बाउंड्रीज हैं उनको, और कॉन्टिनेंट्स को शो किया गया है। देखते हैं एक बार सभी को। हमने देखा था 5 ओशंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे पहले है पैसिफिक ओशन। ये दोनों तरफ आपको दिखेगा क्योंकि अर्थ राउंड है, तो कहने का मतलब है ये पार्ट और ये पार्ट आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। ये हमारे 5 ओशंस हैं। देन कॉन्टिनेंट्स में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया। अच्छा, 7 कॉन्टिनेंट्स की जो थ्योरी है उसमें हम यूरोप और एशिया को अलग अलग मानते हैं। ये अभी 6 कॉन्टिनेंट्स आपको दिए गए हैं, यूरोप और एशिया। यूरोप होगा नंबर 3, एशिया होगा नंबर 4। कुछ लोग यूरोप और एशिया को मिलाकर पूरे को यूरेशिया बोलते हैं। अगर आप मिलाकर कहेंगे तो फिर 6 कॉन्टिनेंट्स होंगे। फिर एक थ्योरी ऐसी भी है जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेम कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग 5 कॉन्टिनेंट्स होंगे। ओके, तो हम क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट्स की थ्योरी को पढ़ते हैं, तो उसमें एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, एक यूरोप है, एशिया है, फिर अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ये सभी ओशंस और सभी कॉन्टिनेंट्स आपको याद होने चाहिए और कहाँ पर लोकेटेड है वो भी पता होने चाहिए। जैसे पैसिफिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, ये पूरा। देन अटलांटिक ओशन, ये पूरा है अटलांटिक ओशन। उसके बाद इंडियन ओशन, ये है इंडियन ओशन। देन सदर्न ओशन, ये है सदर्न ओशन, और ऊपर ये है आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये 5 ओशंस हैं। कॉन्टिनेंट्स में ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये इधर है यूरोप, ये है एशिया, इंडिया एशिया का पार्ट है, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया और नीचे है अंटार्कटिका। ओके, नाउ वी कैन ऑब्जर्व, इस मैप में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 5 ओशंस को। ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड। द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द सदर्न, इसे सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशंस, हालांकि हमने 5 ओशंस के नाम यहाँ पर लिखे हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द मैप दैट दे आर नॉट रियली सेपरेट। लेकिन मैप से आप देखेंगे ये एक्चुअली में सेपरेट नहीं है। इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन से मिला हुआ है, ये दोनों सदर्न ओशन से मिले हुए हैं नीचे, यहाँ पर ये जो पैसिफिक ओशन है उससे मिले हुए हैं, ऊपर ये अटलांटिक ओशन आर्कटिक ओशन से मिला हुआ है। तो ये एक्चुअली में सेपरेट नहीं है। द लाइन्स दैट डिवाइड देम ऑन द मैप, मैप के ऊपर जो लाइन्स उन्हें डिवाइड करती है, जैसे ऊपर आर्कटिक हो गया, इस लाइन ने डिवाइड किया, इस लाइन ने अटलांटिक और आर्कटिक ओशन को, इसने इंडियन और अटलांटिक को, इसने सदर्न इंडियन और अटलांटिक को। तो ये लाइन्स जो मैप के ऊपर है आर नो मोर दैन कन्वेंशंस, ये कन्वेंशन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। कन्वेंशन मतलब सिर्फ अग्रीमेंट है जिसे सभी लोगों ने मान लिया है। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज, नेचर ने कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं बनाई है, और जो नेचुरल वर्ल्ड है वो इन बाउंड्रीज को फॉलो भी नहीं करता है। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम समुद्र के पानी की बात करें, कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशंस। ऐसा नहीं है कि अगर अटलांटिक ओशन है तो इसका पानी सिर्फ इधर ही रहेगा, इसके इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई बाउंड्री है ही नहीं। तो जो सी वाटर है वो एक से दूसरे ओशन में फ्लो करता रहता है।
सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ, जिससे जो मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ का मतलब है रिलेटेड और फाउंड इन द ओशियंस एंड सीज, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो ओशियंस में, महासागरों में और सीज में, सागरों में मिलते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि वाटर कॉन्स्टेंटली एक से दूसरे ओशन में फ्लो करता रहता है, मरीन लाइफ में बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स सी वाटर में मिलते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज कैन बी फाउंड अक्रॉस डिफरेंट ओशंस, बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स आपको डिफरेंट ओशंस में मिलेंगे। नाउ द मरीन फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है, आपको गिवन भी है इधर, द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम पर कौन से प्लांट्स रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर जगह पर कौन से प्लांट्स मिलते हैं, वो वहां का फ्लोरा है। ये दो वर्ड्स ज्योग्राफी में आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब एक जगह पर मिलने वाले प्लांट्स, और फौना का मतलब होता है उस जगह पर मिलने वाले एनिमल्स, वो उस जगह का फ्लोरा और फौना है। फौना मतलब द एनिमल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो जो मरीन फ्लोरा है, मतलब समुद्र के अंदर जो प्लांट्स मिलते हैं, इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी, एल्गी हमने पहले आपको यहाँ पर भी गिवन था, उसमें एक तो एल्गी होती है, एंड ऑल काइंड्स ऑफ सी वीड्स, और हर तरह के सी वीड्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये फ्लोरा है, मरीन फ्लोरा मतलब पानी के अंदर जो प्लांट्स मिलते हैं उनकी एक पिक्चर आपको गिवन है। द मरीन फौना, अब फौना की अगर हम बात करें, एनिमल्स की स्पीशीज की बात करें, कंसिस्ट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, उसमें हजारों कलरफुल फिश की स्पीशीज हैं। देन डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स हैं, अनगिनत, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने मिस्टीरियस, वो हमारे लिए मिस्ट्री है। कई तो एनिमल्स जो सी क्रीचर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को पता ही नहीं है, इस तरह के डीप सी में पाए जाने वाले क्रीचर्स हैं। ये देखो कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है साइड बाय साइड, कितनी तरह की फिश हैं। कहते हैं जितनी डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स की सी वाटर में मिलती है वो लैंड पर भी नहीं मिलती, क्योंकि हमने देखा कि 1/4 सिर्फ लैंड है, 3/4 अर्थ के ऊपर वाटर है। तो वाटर अगर ज़्यादा है तो यानी कि वाटर में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं, सी क्रीचर्स हैं, वो भी ज़्यादा होंगे, तो उनमें बहुत वैरायटी है। ठीक है, रिच डाइवर्सिटी ये जो सी वाटर है ये सपोर्ट करता है। नाउ ईच पार्ट ऑफ द ओशन, ओशन का हर एक पार्ट, फ्रॉम द सनलिट सरफेस, सनलिट सरफेस का मतलब है अगर ये ओशन है, वो पार्ट जहां तक सूरज की किरणें पहुंचती है, वहां से लेकर टू द डार्क डेप्थ्स, बहुत गहराई में, जो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरी गहराइयां हैं जहां तक सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स, हर जगह की अपनी अलग लाइफ फॉर्म्स हैं। कहने का मतलब है ऊपर जो सनलिट पार्ट है जहां तक सूरज की किरणें पहुंचती है, वहां का फ्लोरा फौना अलग होगा, वहां पर अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे। फिर जो डार्क डेप्थ्स हैं, गहराई में जहां तक सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, वहां का फ्लोरा और फौना अलग है। ठीक है, हर किसी का अपना डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स है। तो अभी तक हमने 5 ओशंस के बारे में पढ़ा, मैप में उनको देखा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन, जिसे अटलांटिक ओशन भी बोलते हैं। ये 5 ओशंस हैं। मैप के ऊपर आपको बाउंड्रीज दिखाई देगी, लेकिन ऐसी कोई लाइन रियल में नहीं है, ये लाइन सिर्फ कन्वेंशंस हैं, अग्रीमेंट्स हैं। और फिर वाटर जो है, जैसे कि इन लाइंस को नहीं मानता, वो एक ओशन से दूसरे ओशन में फ्लो करता रहता है, जिससे मरीन लाइफ की रिच डाइवर्सिटी को वो सस्टेन करता है। मतलब पानी के अंदर बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। जैसे फ्लोरा की अगर हम बात करें, एल्गी से लेकर बहुत तरह के सीवीड्स मिलते हैं। फौना में थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज हैं कलरफुल फिश की, डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, और बहुत सारे मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स हैं जो गहरे समुद्र में मिलते हैं, जो हमारे लिए अभी भी मिस्ट्री है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, लोकेट द 5 ओशंस एंड इन द टेबल बिलो, 5 ओशंस हम लोकेट कर चुके हैं। ये 5 ओशंस हैं। नीचे आपको टेबल गिवन है, मार्क द हेमिस्फेयर एंड और हेमिस्फेयर्स दे बिलोंग टू, आपको बताना है वो किस हेमिस्फेयर या हेमिस्फेयर से बिलोंग करते हैं। हमने देखा अर्थ के ऊपर बिल्कुल सेंटर में ये इक्वेटर थी, जो आपको यहाँ पर गिवन है डॉटेड लाइन, इसके ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर, आधी धरती, और नीचे साउथ में होता है सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है,
तो इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इस लाइन के नीचे सदर्न हेमिस्फेयर है। पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें, ये ओशन आप देखेंगे ऊपर भी है, यहाँ पर भी है और सदर्न हेमिस्फेयर में भी है, तो यानी कि ये दोनों में है। आप यहाँ पर भी टिक करेंगे, यहाँ पर भी, नॉर्दर्न और सदर्न दोनों में। अटलांटिक ओशन को आप देखें, लाइन के ऊपर भी है, लाइन के नीचे भी है, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो ये भी दोनों हेमिस्फेयर्स में है, नॉर्दर्न सदर्न। इंडियन ओशन आप देखिए, लाइन के नीचे भी है, सदर्न में भी है और लाइन के ऊपर भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है, दोनों में। सदर्न हेमिस्फेयर तो नाम ही इसका इसलिए सदर्न हेमिस्फेयर है क्योंकि ये सदर्न ओशन है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फेयर में है। तो ये सिर्फ नीचे है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये है सिर्फ सदर्न हेमिस्फेयर में। आर्कटिक सिर्फ ऊपर आपको दिखेगा, लाइन के नीचे नहीं है, तो ये है सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। कहने का मतलब है आर्कटिक नॉर्दर्न में है, सदर्न हेमिस्फेयर में है। बाकी जितने भी ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, वो दोनों ही हेमिस्फेयर्स में हैं। इट इज़ विजिबल ऑन द मैप, मैप में आपको दिखाई देगा दैट पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ये इंपॉर्टेंट है, सभी जो ओशंस हैं, लार्जेस्ट कौन सा है, देन सेकंड नंबर, थर्ड सबसे छोटा कौन सा है, सब आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। पिक्चर में भी अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे ज़्यादा पार्ट आपको यहाँ पर इसी का ही दिखाई देगा, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है फॉलोड बाय अटलांटिक ओशन, दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन है। देन तीसरे नंबर पर है इंडियन ओशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था अभी PT1 में कि थर्ड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो वो है इंडियन ओशन, इज द थर्ड लार्जेस्ट, वाइल द सदर्न ओशन इज द फोर्थ नंबर पर सदर्न ओशन है। और सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट वन इज आर्कटिक ओशन, सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन, ठीक है। सीक्वेंस वाइज नंबर 1 पैसिफिक, उसके बाद दूसरे नंबर पर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न और सबसे छोटा ऊपर आर्कटिक। नेक्स्ट, नाउ डोंट मिस आउट, एज द मैप ऑफ ओशंस मेक्स क्लियर, ओशंस के मैप से आपको समझ आ गई होगी, द मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशन, ये जो इंडियन ओशन है, ये यहाँ से ये पूरा, ये इंडियन ओशन है। अब इसकी लिमिट, ये यहाँ से बाउंड्री आपको दी है, सॉरी, कंट्री के ऊपर से नहीं जाएगा क्योंकि वो लैंड है, ये इंडियन ओशन है नीचे यहाँ तक। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो ओशन है इसकी लिमिट क्या है, आर एशिया इन द नॉर्थ, ऊपर ये यूरेशिया में, ये एशिया हमने बताया था, तो ऊपर ये यहाँ पर एशिया है, इसके एशिया कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका टू द वेस्ट, वेस्ट में ये अफ्रीका है, देखो ये अफ्रीका है इसके वेस्ट में, इंडियन ओशन के ऊपर नॉर्थ में ये एशिया है, ये पूरा। एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, अपार्ट फ्रॉम द सदर्न ओशन इन द साउथ, और साउथ में इसके सदर्न ओशन है। ये 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है इंडियन ओशन। देखो मैप के ऊपर डायरेक्शन हमें पता है, हमेशा राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब इंडियन ओशन के नॉर्थ में अगर आप देखें ऊपर की तरफ, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये पूरा इंडियन ओशन है। ऊपर ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये है, ये बाउंड्री है एशिया कॉन्टिनेंट की, तो ऊपर इसके एशिया है। अगर हम वेस्ट में देखें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पर भी एक कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, लेफ्ट में अफ्रीका है। राइट हैंड साइड ईस्ट में देखें तो एक और कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और साउथ में नीचे कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये आप नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर सदर्न ओशन आ गया है। साउथ में ये घिरा है सदर्न ओशन से, ठीक है। तो इसकी जो बाउंड्री बनती है वो किन किन से बनती है, नॉर्थ में एशिया से, साउथ में सदर्न ओशन से, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से, और लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि वेस्ट में अफ्रीका से। ये आप याद रखेंगे, अगर पोजीशन आपको याद है, सभी कॉन्टिनेंट्स और ओशंस याद है, तो बाउंड्री आपको वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप बता सकते हैं। ओके नेक्स्ट, ऑन आइदर साइड ऑफ इंडिया, इंडिया के दोनों साइड पर वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के 2 पार्ट्स हमें मिलते हैं। देखो ये पूरा वैसे इंडियन ओशन है, लेकिन ये इस तरफ जो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, इनको हम क्या बोलते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। राइट वाले को हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ये एक बे है, खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, जो इंडियन ओशन का ही पार्ट है। और लेफ्ट में है अरेबियन सी, ये एक सी है, ये भी इंडियन ओशन का ही पार्ट है। सो 2 पार्ट्स इंडियन ओशन के, इंडिया के दोनों तरफ हैं। अरेबियन सी टू द वेस्ट, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, तो वेस्ट में अरेबियन सी है, ये आपको पिक्चर भी गिवन है, ये देखिए इंडिया के दोनों तरफ, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, और लेफ्ट में है यानी कि वेस्ट में है अरेबियन सी।
ओके, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैप में है ऑन द राइट। दिस मैप ऑफ इंडिया इज सेम एज फिगर 1.6 बट विद द एडिशन ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, इसमें ऐड किया गया है। ऑल्सो मार्क्ड आर इंडियाज 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, 2 आइलैंड्स भी हैं जिनके बारे में हम बाद में देखेंगे। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 इन्फॉर्मेशन हमें मिली। एक तो इंडियन ओशन, किन किन क्या उसकी लिमिट्स हैं। वेस्ट में अफ्रीका है, नॉर्थ में एशिया है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और साउथ में सदर्न ओशन है। फिर इंडिया के दोनों साइड में इंडियन ओशन के 2 पार्ट्स हैं, अरेबियन सी है वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। चलिए आगे आते हैं ना। ओशंस एंड डिजास्टर्स। डिजास्टर्स को हिंदी में बोलते हैं आपदाएं, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट, कोई सडन इवेंट जो एकदम से होता है और बहुत नुकसान उससे होता है, कॉज अ लॉट ऑफ हार्म, लोगों को, एनिमल्स को, जानवरों को, बिल्डिंग्स को, नेचर को, उन्हें हम बोलते हैं डिजास्टर। जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, ये सब डिजास्टर्स हैं। ओशन से कौन से डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो सकती है, ओरिजिनेट हो सकती है। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक पिक्चर दी थी, अभी हम उसको देख लेंगे। यू मे हैव नोटिस्ड वाइड शेप्स अक्रॉस द ग्लोब, देखो ये पिक्चर थी, इसमें भी देख लेते हैं ये। तो इसमें आपको ग्लोब के यहाँ पर कुछ वाइट ये पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। ब्लू तो हमने देख लिया, ब्लू वाटर है। ये जो ब्राउन दिखाई देंगे ये कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आप कहेंगे वाइट क्या है, तो ये क्लाउड्स होते हैं एक्चुअली। ये अक्रॉस द ग्लोब, डिड यू गेस व्हाट दे आर, क्या आपने गेस किया कि ये क्या है? ये जो वाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स, ये क्लाउड्स हैं, क्योंकि ये पिक्चर सैटेलाइट से ली गई है ऊपर से। क्लाउड्स मतलब ये नहीं कि ये समुद्र के अंदर है, ये ऊपर की तरफ है, लेकिन बहुत बड़े क्लाउड्स हैं, तो ऊपर से पिक्चर लेने में क्लाउड्स भी हमें दिख रहे हैं। सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स, और यही क्लाउड्स, यही बादल हैं जो कॉन्टिनेंट्स में जाके बारिश लाते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि द मॉनसून रेन्स वी, अच्छा क्लाउड्स तो आपको पता है ना कैसे फॉर्म होते हैं, जब सूरज की किरणें पड़ती है पानी के ऊपर, सनरेज पड़ेगी जब जो ओशन वाटर है उसके ऊपर, तो वो पानी गर्म होगा, हीट होगा, फिर इवापोरेट होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा और उससे बनेंगे ये क्लाउड्स, जो कि जब हमने सैटेलाइट से अर्थ की पिक्चर ली तो ऊपर हमें क्लाउड्स भी दिखाई दिए ओशंस के ऊपर। सो जैसे क्लाउड्स रेन लेके आते हैं कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, जैसे कि इंडिया में जो रेन हम द मॉनसून रेन्स इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन, हर बार गर्मियों में आपको लगता है मॉनसून आएगा, मॉनसून से बारिश आएगी। वो जो मॉनसून है यानी कि जो बादल है जो बारिश लाते हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से बनते हैं? वो ओशंस में ही बनते हैं। यहाँ से बादल बनेंगे पानी गर्म होके, फिर वो हवा के साथ उड़ के यहाँ तक आएंगे, ठीक है, और फिर वो बारिश लाएंगे, उसे बोलते हैं कि मॉनसून आ गया है, उसकी वो बारिश है। तो मॉनसून ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ओशन से। विदाउट सच रेन्स, अगर ये बारिश ना हो, आर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र, एग्रीकल्चर, खेती भारत में नहीं होगी क्योंकि वो मोस्टली रेन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और पूरी लाइफ ही पानी के बिना, तो इतने सारे पानी के यूजेस हैं, हम कहते हैं लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, तो हर लाइफ की फॉर्म उससे सफ़र होगी। बट ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वो अच्छा ही है, कई बार उसमें स्टॉर्म्स भी आते हैं, मतलब वायलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल, ऐसे इवेंट्स जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तूफान जिसको हम बोलते हैं, और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, या फिर बहुत तेज़ हवाएं चलती है, जैसे कि जिन्हें हम साइक्लोन्स बोलते हैं, विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, नुकसान होता है कोस्टल रीजन्स को। कोस्टल रीजन्स हम बोलते हैं, जैसे इंडिया में अगर हम देखें, ये पूरा कोस्टल रीजन है, मतलब लैंड का वो पार्ट जो सी के पास में है, समुद्र के पास में है, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसके साइड में क्या है, यहाँ पर सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है, तो ये पूरा कोस्ट है। ये कोस्ट नहीं है क्योंकि इसके इधर लैंड है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोस्टल रीजन में बहुत सारा डैमेज होता है, बहुत नुकसान होता है कुछ ऐसे इवेंट से जो ओशंस की वजह से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम रेनफॉल। अच्छा ये तो आप समझ गए, बहुत ज़्यादा बादल यहाँ से अगर बने, यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई लैंड के ऊपर, तो एक्सट्रीम रेनफॉल होगा, उससे फ्लड आएगी, लोगों के घर बह जाएंगे। दूसरा है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हवाएं चलती है, विंड चलती है, वो उसमें भी जो ओशंस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
या वैसे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन विंड हमेशा ब्लो करती है, हवा हमेशा बहती है वार्म एरियाज से कूल एरियाज की तरफ, जो गर्म इलाके हैं वहां से ठंडे इलाके की तरफ। टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा तभी एयर ब्लो करेगी, विंड ब्लो करेगी, हवा बहेगी। थोड़ा शॉर्ट में इसको सिर्फ देख लेते हैं। जैसे सूरज की किरणों की वजह से समुद्र के ऊपर का पानी गर्म होता है। अगर पानी गर्म होगा तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होके हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर उठ जाती है और नीचे जगह खाली हो जाती है, जिस जगह को भरने के लिए लैंड के ऊपर से जो हवा है, जो कूलर एयर है, ठंडी हवा है, वो बहती है उस जो खाली जगह है उसकी तरफ, उस जगह को, स्पेस को फिल करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से लैंड से हवा चलती है सी की तरफ, और इसका उल्टा होता है, इसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बोलते हैं। अगेन हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो तेज हवाएं चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है, उसमें ओशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओशन से कौन से दो नेगेटिव इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स हैं उसके। एक तो एक्सट्रीम रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश, क्योंकि रेनफॉल मानसून की वजह से होती है, मानसून ओशन से ओरिजिनेट होता है। और दूसरा है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिन्हें साइक्लोन भी हम बोलते हैं। ठीक है, अ सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर। एक और नेचुरल डिजास्टर जिसमें ओशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सुनामी। ये इंपॉर्टेंट है। दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन, जो ओशन में ओरिजिनेट होती है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इट इज अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। इसको अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ऑल अ वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। पहले तो 3 हमने नेचुरल डिजास्टर्स देखी जिनका रिलेशन सी से है और ओशन से है। बहुत ज़्यादा बारिश होना, दूसरा साइक्लोन या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स, और तीसरा है सुनामी। सुनामी क्या है? ये ह्यूज और पावरफुल वेव्स हैं, बहुत ऊंची, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। पावरफुल मतलब जो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकती है। ये देखो, ये जो वेव्स आपको दिखाई दे रही हैं, लहरें दिख रही हैं पानी की लैंड के ऊपर आते हुए, ये है सुनामी। अब सुनामी आती कैसे है समुद्र में? कॉज्ड बाय, ये आती है ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। धरती के ऊपर आपने अर्थक्वेक आता हुआ देखा होगा, भूकंप जब आता है अर्थ शेक करती है। अब सोचिए, अगर यही भूकंप जो ओशन का सरफेस है, नीचे ओशन के भी कहीं ना कहीं लैंड होगी जिसके ऊपर पानी रुका हुआ है, ओशन का जो सरफेस है, जब वहां पर भूकंप आता है या फिर कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, कोई ज्वालामुखी फटता है, तो ये जो पार्ट है, बॉटम है उसका, बेस है सी का, वो भी शेक करता है अर्थ के जैसे ही, इस तरह से, जिसकी वजह से ऊपर के पानी में स्ट्रॉन्ग वेव्स बनती हैं। अगर नीचे ये बेस शेक करेगा तो पानी है वो भी शेक करेगा, और वो बह के लैंड की तरफ अगर आता है और स्ट्रॉन्ग वेव्स उसमें बनती है, लहरें ऐसे बनती है, और फिर वो यहाँ पर कोस्टल एरियाज को, मतलब वो एरियाज जो समुद्र के पास में है, उनको हिट करता है, जिसकी वजह से लोगों के घर बह जाते हैं, पानी भर जाता है, जो बिल्डिंग्स हैं वो टूट जाती है, उसे हम बोलते हैं सुनामी। ठीक है, कैसे ओरिजिनेट होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जब स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन होता है एट द बॉटम ऑफ द ओशन, यहाँ पर उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वेव्स बनती है, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वेव्स बनती है, बहुत ह्यूज वेव्स, जो कोस्टल एरियाज को हिट करती है, जिन्हें हम बोलते हैं सुनामी। सुनामी कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। सुनामी हजारों किलोमीटर ट्रैवल करता है। अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आया है तो यहाँ से पानी चलना, बहना शुरू होगा, चलता रहेगा, स्पीड उसकी बढ़ती रहेगी आगे, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स को वो कवर करके तब जाके जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उन्हें हिट कर सकता है। एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज, और कई बार ये कोस्टल एरियाज को बिल्कुल डुबा देता है, इतना ज़्यादा पानी आ जाता है यहाँ पर वेव्स की वजह से। यहाँ पर हर जगह आपको पानी दिखाई देगा। अगर कोई पिक्चर हम देखें सुनामी की, देखो पहले तो ये आपको दिखाया गया है, इस समुद्र से यहाँ से सी में से वेव्स ऐसे आई, और पूरा ये जो एरिया है समुद्र के पास का, यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा, लाइफ को, प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज होगा इससे। ओके, चलिए आगे आते हैं। डोंट मिस आउट, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ऑन 26 ऑफ दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 में, इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज, भारत और दूसरी 13 कंट्रीज, 13 देश, अराउंड द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन के अराउंड है, आसपास है, वर स्ट्रक बाय अ पावरफुल सुनामी।
वहां पर एक बहुत पावरफुल सुनामी आया था, कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक, भूकंप आया, जिसकी वजह से सुनामी की वेव्स बनी, जिसने हिट किया इंडिया और उसके साथ 13 और देशों के कोस्टल एरियाज को। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान इसमें चली गई थी। देखो यहाँ पर इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से जो इंडियन ओशन है, ये पूरा इंडियन ओशन है, यहाँ पर वेव्स बनती है इसके अंदर, और इन वेव्स ने इंडिया के साथ साथ और भी जो 13 कंट्रीज थी उन्हें हिट किया, और इसमें लगभग 2 लाख लोगों की जान चली गई। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिगर 2.4 में आपको दिखाया गया, अभी देख भी लेते हैं, एंड ऑल्सो सब सेक्शन आइलैंड्स फर्दर बिलो एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वर सीवियरली अफेक्टेड एंड सफर्ड मोस्ट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। इस पिक्चर में भी वैसे आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ से ये है ये, और यहाँ पर ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, तो आप देख सकते हैं कितना पास में है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट्स कौन से थे इसमें? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिर ये तमिलनाडु नीचे है और केरला इस तरफ, ये दोनों स्टेट्स। हालांकि इसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी को भी इसने हिट किया था, वहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन ये 2 स्टेट्स और ये एक आइलैंड सबसे ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड थे इंडिया में। वो आप समझ सकते हैं कि क्यों, क्योंकि कोस्ट पर लोकेटेड है बिल्कुल। यहाँ से अगर ओरिजिनेट हुआ है तो यहाँ से वेव्स बनेंगी ऐसे, और सीधा यहाँ पर उन्होंने हिट किया इस तरीके से। सच सुनामी आर रेयर, ऐसी सुनामी बहुत रेयर है, बहुत कम आती है, बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। लेकिन ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी जिनको आप बोल सकते हैं। बहुत लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी इनमें होता है। लकीली, किस्मत से, दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट। ये अच्छी बात है कि जब ये कोस्ट को हिट करे उससे पहले इन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से वेव्स बननी शुरू हुई, पानी आगे चलना शुरू हुआ, तो उसको काफ़ी टाइम लगता है कोस्ट तक पहुँचने में। तो पता लग जाता है कि अभी वहाँ पर कहीं अर्थक्वेक आया था। इस रेट से जो वेव्स हैं वो बह रही हैं वहाँ से, और इतने टाइम तक वो कोस्ट को हिट करेगी। जैसे हमने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक भी जो वेव्स हैं वो पहुँचती है और फिर कोस्टल एरियाज़ को हिट करती है। ठीक है, तो सुनामी को जनरली हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कोलैबोरेट करती है इस तरह के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में, साथ में मिलकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाती है। वो कंट्रीज़ जो ओशंस के आसपास है, जहाँ पर सुनामी का खतरा है। देयर इज़ इन पर्टिकुलर एन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। एक इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है, जो हेल्प करता है टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कुछ स्टेप्स लेता है जिससे कि लाइफ और प्रॉपर्टी को कम डैमेज हो, लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि एटलीस्ट वो वहाँ से किसी सेफ प्लेस तक पहुँच जाए। इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर हम बोलते किसको हैं? वो इवेंट्स जिनसे लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और इस तरह की डिजास्टर्स को जो हैंडल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया में खुद की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो डील करती है इन सभी डिजास्टर से। इनके और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, होपफुली सभी चीज़ें ओशंस के बारे में और यहाँ पर सुनामी के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में गिवन है, वो सभी आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले हम रिवाइज कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ओशंस और डिजास्टर्स के बारे में दिया है। एक पिक्चर जो स्टार्टिंग में दी थी, उसमें जो ग्लोब है उसके ऊपर जो पिक्चर सैटेलाइट से ली गई है, वहाँ पर आपको वाइट ये दिखाई देंगे, वाइट पार्ट दिखेगा। तो ये क्या है? ये जो ओशंस हैं उनके ऊपर क्लाउड्स हैं, क्योंकि ओशन से ही क्लाउड्स बनते हैं जब सनरेज उसके ऊपर पड़ती है और पानी गर्म होकर ऊपर इवापोरेट होता है। तो ये क्लाउड्स हैं जो बारिश लेकर आते हैं, यहाँ से हवा के साथ बह के ऊपर से आएंगे कॉन्टिनेंट के ऊपर और यहाँ आकर बरस जाएंगे। पानी कहाँ से लेते हैं? ओशन से। लेकिन कई बार जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो फ्लड भी आता है, जो कि एक डिज़ास्टर है। बहुत तेज़ जब हवाएं चलती है, हवा चलने में भी ओशंस का इंपॉर्टेंट रोल है, तो साइक्लोन्स भी आते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। और एक और डिज़ास्टर है जो ओशन से रिलेटेड है, दैट इज सुनामी। ये नेचुरल डिज़ास्टर है, मतलब नेचर ने क्रिएट किया है, ह्यूमन बींग्स का इसमें कोई रोल नहीं है, ना आप इन्हें रोक सकते हैं। हाँ, पहले से इनको डिटेक्ट करके आप जो डैमेज है उसको कम कर सकते हैं। सुनामी है क्या? ये डेफिनेशन है सुनामी की। सुनामी इज अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव। एक बहुत ऊंची और बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर वेव है, लहर है, जनरली कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक,
और अ वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन, जब ओशन के बॉटम में, समुद्र के तल में जब कोई भूकंप आता है या फिर कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसकी वजह से ये जो वेव्स हैं वो ओरिजिनेट होती है। सुनामी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है और कोस्टल एरियाज को, जो एरियाज समुद्र के आसपास हैं, जो लैंड का पार्ट, उसको बिल्कुल सबमर्ज भी कर सकता है, डुबा भी सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और फिर 26 ऑफ दिसंबर 2004 में जो सुनामी आया था उसके बारे में हमने देखा, जो बहुत पावरफुल था। और ये क्यों आया? क्योंकि इंडोनेशिया के पास में अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में, जिसकी वजह से जो इंडियन ओशन था उसमें वेव्स बनी, फिर उसने इंडिया के साथ साथ 13 कंट्रीज जो इंडियन ओशन के अराउंड थी उन्हें हिट किया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पर हुआ था? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, मतलब जो आइलैंड है उसके नीचे जो सब आइलैंड्स हैं उसके सब सेक्शंस हैं, तमिलनाडु और केरला में, इन 2 स्टेट्स में लगभग 2 लाख लोगों की जान इस सुनामी में चली गई थी। ऐसे सुनामी कम आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और इनको पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडियन ओशन में भी लगाया गया है, इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है, इंडिया भी करता है, ताकि पहले से आने वाले सुनामी का पता लगाया जा सके और लोगों को बता के उन्हें सेफ जगहों तक पहुंचाया जा सके। और वो एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं जो इस तरह के डिजास्टर से डील करती है, उसे हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया में खुद का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो इस तरह के डिजास्टर्स को डील करती है। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम करेंगे 3rd वीडियो में, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स अभी बचे हैं। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।